हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीडीआई सीरीज वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रीजनल ग्रुपिंग को जिसका नाम है बीमस्टैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीमस्टैक के बारे में। एंड बीमस्टैक स्टैंड फॉर बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टर्स की बात करता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से मल्टी सेक्टर्स हैं। और अभी रिसेंटली इसकी 5th समिट हुई है। 5th समिट कहां पे हुई है? कोलंबो के अंदर। कोलंबो है श्रीलंका में। और वहां पे बीमस्टैक चार्टर साइन किया गया। बीमस्टैक चार्टर, उसमें क्या बात करी गई है? उसमें बात करी गई है कि अब हम लोग अपने आप को देखेंगे एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात की गई है। सेकेंड बात की गई है इसमें, ये अपने आप को देखेंगे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। पहले कैसे दिख रहे थे? ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, लेकिन अब देखेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। अब इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर पहले 14 सेक्टर्स थे। 14 सेक्टर्स इज इक्वल टू 7 × 2। हर कंट्री के हिस्से में 2-2 सेक्टर्स आ रहे थे। बट अब उन सेक्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है कि अब थोड़ा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है। तो उसके बाद अब क्या किया गया है? बात कर दी गई है 7 सेक्टर्स की, और हर एक कंट्री को एक सेक्टर अलॉट कर दिया गया है। कंट्री 1 सेक्टर, उस सेक्टर को लीड करेंगे। एग्जांपल के लिए इंडिया लीड कर रहा है सिक्योरिटी को, श्रीलंका लीड कर रहा है साइंस एंड टेक को, एज इट इज म्यांमार कर रहा है एग्रीकल्चर को, भूटान कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, नेपाल कर रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को, बांग्लादेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा है, और थाईलैंड कर रहा है कनेक्टिविटी पे। अब इनको हर एक कंट्री को एक एक सेक्टर अलॉट किया गया है और वो उसी पे काम करेंगे। ये बीमस्टैक चार्टर के अंदर बात करते जा रहे हैं। और इसी में 3 एग्रीमेंट्स और साइन हुए हैं। उन पे बात करी गई है डिफेंस ट्रांसफर पे या डिफेंस ट्रेनिंग पे, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात करी गई है, और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे क्रिमिनल मैटर्स में ये कंट्रीज मिल के। दिस इज ऑल अबाउट बीमस्टैक चार्टर जो अभी साइन किया गया है, जो अभी सबमिट हुई है। अब इन कंट्रीज को हम एलोकेट कर लेते हैं एक बार मैप पे। ये है बीमस्टैक कंट्रीज, और बहुत ही सिंपल है इन कंट्रीज को याद करना। बी फॉर बांग्लादेश भूटान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। बस एक कंट्री के साथ थोड़ा इशू रहेगा यहाँ पे, आप इसको ईसी की जगह रखो, नेपाल। These 7 countries are the part of this BIMSTEC grouping। और ये रीजन जो है बे ऑफ बंगाल, ये रीजन, इस रीजन के इर्द गिर्द की ये कंट्रीज हैं। इस रीजन के इर्द गिर्द की ये कंट्रीज हैं। ये है ज्योग्राफी इस कंट्री की, इन कंट्रीज की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इस ग्रुपिंग की बीमस्टैक है क्या। बीमस्टैक में फर्स्ट ऑफ ऑल 7 मेंबर्स आते हैं। उन 7 मेंबर्स को अभी हमने देखा, ये है वो 7 मेंबर्स। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। उसके बाद 3.7 ट्रिलियन की जीडीपी है। ये 7 कंट्रीज की जो जीडीपी बैठती है वो बैठती है 3.7 ट्रिलियन। उसके बाद 22% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की ये कंट्रीज, 7 कंट्रीज होल्ड करती हैं। कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स भी अपने बनाए हुए हैं जो ये 7 कंट्रीज है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे के बहुत सेक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब पे रिस्पेक्ट करते चलेंगे। नॉन इंटरफेरेंस की, जो हर कंट्री की जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें नॉन इंटरफेरेंस रहेगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद सोवरेनिटी इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की इसके अंदर बात की जाती है। ये है बीमस्टैक के प्रिंसिपल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पे। इस कंट्री, इस ग्रुपिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? 1997 में इस ग्रुप का जन्म होता है। 4 कंट्रीज इस आते हैं और मिलते हैं। उसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, बट 2004 के आते आते इसमें 3 कंट्रीज और ऐड हो जाती हैं। उसके बाद 4 + 3 7 कंट्रीज का ये ग्रुप बन जाता है। और जो इसका सेक्रेटरीट है वो है नेपाल, ढाका के अंदर, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2014 में। उसके बाद शार्क को सेटबैक मिलने के बाद 2016 में शार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसको भी हम अपने फर्दर क्लासेस में, ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है, इसको हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद इस ग्रुप की इमर्जेंस ज्यादा बढ़ती है शार्क जब डोल्ड्रम पोजीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक में देखो, बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो बे, स्ट्रेट लाइक मलाका स्ट्रेट, पेनिनसुला जैसे हुडसन बे, पर्शियन गल्फ, तो लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। उसके बाद इस रीजन में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्वायर बहुत ज्यादा है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक
कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या है, जो इंडिया का रीजन है कलकत्ता, इंडिया की जो सिटी है उसको कनेक्ट किया जा रहा है म्यांमार के एक सिटवा पोर्ट है, सिटवा पोर्ट म्यांमार के रीजन में, उससे कनेक्ट किया जा रहा है। एक है IMT ट्राइलेटरल हाईवे, मतलब इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ट्राइलेटरल हाईवे। और एक मोटर व्हीकल प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है, उसका नाम है BBIN, इट स्टैंड फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। अगर हम इसको मैप पे देखें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, एक प्रोजेक्ट तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद बन रहा है IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ट्राइलेटरल हाईवे, इस पे बात हो रही है। और इंडिया के कलकत्ता रीजन से, कोलकाता रीजन से कनेक्ट किया जा रहा है म्यांमार के सितवे पोर्ट से। तो ये 3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में है, जिसपे काम चल रहा है इस ग्रुपिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। प्रॉक्सिमिटी है इस रीजन की इंडो पैसिफिक रीजन से, इंडो पैसिफिक रीजन लाइज हियर, दिस रीजन इज द इंडो पैसिफिक रीजन, यहां पे इंडो पैसिफिक रीजन, और ये इस रीजन की प्रॉक्सिमिटी है, मतलब उसके बिल्कुल पास है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये ग्रुपिंग अपना इमर्ज होके आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फुलफिल इंडियाज एस्पिरेशन। ये इस ग्रुपिंग में मेंबर बनने से इंडिया के कुछ एस्पिरेशन फुलफिल होते हैं, लाइक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। रीजन के अंदर इंडिया अब इस ग्रुपिंग के अंदर रहते रहते नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है उस रीजन का। किस रीजन का? बे ऑफ बंगाल का, राइट। नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज को भी इस ग्रुपिंग के थ्रू एक आप ये कह सकते हो कि बूस्टअप मिलता है, राइट। मलाक्का स्ट्रेट के रीजन में जो सिक्योरिटी है, वहां से ट्रेड का जो आप ये कह सकते हो आना जाना है या नेविगेशन है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही बिजिएस्ट रूट है, तो उसमें भी हेल्प रहता है। उसके बाद इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है, जो फिशिंग सेक्टर है, उसको हेल्प रहता है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी ये हेल्प करता है इस ग्रुपिंग में मेंबर होने से। तो हमने अभी पॉलिटिकल रिलेशन देखा, इकोनॉमिक रिलेशन देखा, डिफेंस के रिलेशन देखा। इस ग्रुपिंग में रहते रहते कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस को हम देखेंगे आगे। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे लिए? अभी पोटेंशियल बहुत है इस ग्रुप में, इस ग्रुपिंग के अंदर जो 7 कंट्रीज है, अगर ये मिलके कुछ काम करे तो एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, बट अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है। किस लेवल पे? रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। ऑल्दो अभी हम रिसेंटली अभी हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन IMT प्रोजेक्ट पे है, कलादन पे है, BBIN पे है, बट अभी भी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस फैक्टर पे भी हम लोग अगर ये कहें कि ये ग्रुप इतना इमर्ज होके नहीं आ रहा है, कि टेक्नोलॉजी अभी भी लैग कर रही है। और लैग क्लोज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, वो आगे देखेंगे कि क्यों है क्लोज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, क्यों बार बार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हर एक कंट्री फॉलो कर रही है। सिक्योरिटी कंसर्न हर कंट्रीज के डिफर करते हैं। एग्जाम्पल, म्यांमार में रोहिंग्याज इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न में ये सबसे पहले इश्यूज आता है रोहिंग्याज का इशू। और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है इमिग्रेंट, जो अभी हमने NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसके कारण जो भी रिफ्यूज का आना जाना हो रहा है, तो एक ये अपने आप में इस ग्रुपिंग में रहते रहते इंडिया के लिए चैलेंज है। उसके बाद एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है, वहां से इलिसिट ड्रग ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और उसमें 3 कंट्रीज का रोल प्ले करती हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इन 3 कंट्रीज को मिला के एक गोल्डन ट्राइंगल, एक रीजन बनता है, और उस रीजन से ये प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं तो इस ग्रुपिंग को भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स और इकोनॉमिक कंसर्न्स, ये है हमारे इस ग्रुपिंग में रहते रहते चैलेंजेस। अब हर एक कंट्रीज के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, हर कंट्रीज के नेशनल इंटरेस्ट डिफर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। लाइक भूटान का क्या है? इन्वायरमेंटल कंसर्न। इसी वजह से अभी हमने देखा कि पीछे हम एक प्रोजेक्ट बात कर रहे थे BBIN, बांग्लादेश भूटान, बट बांग्लादेश इस ग्रुपिंग में या इस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में आने से अभी इनकार कर रहा है। तो अभी इस प्रोजेक्ट को इन 3 कंट्रीज मिलकर रन कर रही हैं। बांग्लादेश बोलता है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रीन जीडीपी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इस पे काम कर रहे हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका का इशू क्या रहता है इंडिया के साथ? फिशरमैन का रहता है, तामिल्स का रहता है। नेपाल में किस रीजन में रहता है? ये उत्तराखंड रीजन में काला पानी टेरिटरी, इसमें प्रॉब्लम या इस रीजन में प्रॉब्लम रहती है। और इंडिया, अब इंडिया के लिए अपने आप ही एक चैलेंज है। पहले तो ग्रुप के अंडर रहते रहते हर एक कंट्रीज के साथ एक
कहीं ना कहीं एक या दो फैक्टर कहीं ना कहीं उलझते हैं। पर अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइना क्या है, चाइना इस ग्रुप को कैसे देखता है कि इंडिया इस ग्रुप के थ्रू होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन, ये अपनी हर एक फैक्टर को इनहेंस कर रहा है, चाहे स्ट्रेटेजिकली हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी हो। तो इसमें चाइना व्यू कैसे कर रहा है इस ब्लॉक को, कि इस ब्लॉक को इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ना कि ये जो रिमेनिंग 6 मेंबर्स हैं वो। अब हम देखें कि फ्यूचरिस्टिक विजन क्या होना चाहिए इस ग्रुप का, कि शार्क अभी रिवाइव नहीं हो रहा है, आसियान कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, ब्रिक्स में कंट्रीज ये इन्वॉल्व नहीं है, क्वाड थोड़ा मिलिट्री की तरफ जा रहा है। तो अब नजरें सारी आती है बीमस्टेक पे। अगर बीमस्टेक पे देखें तो नजरें कैसे जाती हैं। अब इस ग्रुप ने इस समिट में, जब ये कोलंबो में समिट हो रही थी, इसमें क्या बोला गया कि अब हम हर 2 साल के बाद समिट करेंगे, या हर 2 साल के बाद हम 7 कंट्रीज इस पे बातचीत करेंगे, मिलेंगे। तो ये डिसीजन ले लिया गया है। उसके बाद अब आपको पता है कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 की समिट 2023 में। अब इंडिया क्या कर सकता है, इस चीज का फायदा उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? जैसे इंडिया रिपब्लिक डे में अपनी एक पोजीशन को, अपना पोजीशन को एक विजुलाइज करता है या दिखाता है। लाइक रिपब्लिक डे पे हमने जैसे कि आसियान के 10 मेंबर्स जो मेंबर स्टेट है उनको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था, यूएई की प्रेसिडेंट को बुलाया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं बीमस्टेक के मेंबर्स को G20 की समिट के अंदर, जो 2023 में इंडिया के यहाँ होने जा रही है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। क्वाड में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं हम इससे, कि थोड़ा इस ग्रुपिंग को भी एक, हमने पता ना, हमें लास्ट सीरीज में कैसे कवर किया था कि क्वाड अभी इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप नहीं है, फॉर्मल मैंडेट नहीं है। तो इससे थोड़ा इसकी फॉर्मल मेंबरशिप की तरफ हम बढ़ सकते हैं अगर हम बीमस्टेक के कुछ मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद डिफेंस इंगेजमेंट्स कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, डिफेंस की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। लाइक अभी हमने देखा कि एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया है, पर उस पर हमें जल्दी से कदम उठाने होंगे। जैसे आसियान में एक कंट्री है फिलीपींस, उसको हम अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी जैसे आकाश मिसाइल पे बात कर रहे हैं फिलीपींस के साथ। तो ऐसे डिफेंस इंगेजमेंट हमें बीमस्टेक की कंट्रीज के साथ भी इंक्रीज करना चाहिए। और जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो भी प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में हैं या स्टॉल्ड हैं, अभी रुक चुके हैं, उनको रिवाइव करना चाहिए, उनको एक्सेलरेट करना चाहिए, उनको बूस्ट अप करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीशन की तरफ बढ़े और हम अपने इकोनॉमिक जो टाइज हैं, इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं, उनको और डीप कर सके। उसके बाद कोऑपरेट करना चाहिए हमें। चलो ठीक है, हम बोलते हैं कि शार्क अभी रिवाइव में नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन जो और कंट्रीज है उसमें, जैसे मालदीव्स भी आ जाता है उसके अंदर, तो इन कंट्रीज के साथ हमें रिलेशन को और बढ़ाना चाहिए। शार्क के साथ हो सकता है, आसियान के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, उनके साथ भी हम लोग अपने रिलेशंस को डीप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वे फॉरवर्ड है कि इस ग्रुप को हम और स्ट्रेंथन करें और मजबूत करें, ताकि रीजन के अंदर हम होलिस्टिक व्यू में देखे जाएं। ऐसे नहीं कि इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव में देखा जाए, या टेक्नोलॉजिकल में देखा जाए, या डिप्लोमेटिक में देखा जाए, या इकोनॉमिक में देखा जाए। होलिस्टिक व्यू इस ग्रुप की देखी जानी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, राइट। तो इस तरह से हमने बीमस्टेक को कवर करना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट बीमस्टेक। और एक चीज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जाननी, वो ये है, पास्ट 5 ईयर्स में जो रीजनल ग्रुपिंग्स में हमसे क्वेश्चन पुट हो चुके हैं, वो हो चुके हैं आसियान पे 2 बार क्वेश्चन पुट हुए हैं। एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी हमसे 2 बार क्वेश्चन पुट हो चुके हैं। और क्वाड पे भी हमसे सवाल पूछा जा चुका है मेंस के। अब देयर आर हाई चांसेस कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर बीमस्टेक, शार्क और ब्रिक्स, इन तीनों ग्रुपिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीमस्टेक हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम शार्क को और ब्रिक्स को भी कवर करेंगे, ताकि हम रीजनल ग्रुपिंग में कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अच्छे से टैकल कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।